वेलकम टू बी प्लान। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो कहते हैं ना कि यू हैव टू थिंक बिग टू बी बिग। आइए इसी माइंडसेट के बारे में हम आज डिटेल में जानते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिफरेंस बिटवीन रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट को जानने के लिए मैंने 2 बुक का सहारा लिया है, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ऑथर कहते हैं रिच माइंडसेट वाले लोग पहले उन एसेट्स को बनाते हैं जो कि उनके लिए पैसा लाके देता है, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो पहले अपने कंफर्ट के लिए जो भी चीजों की जरूरत है, कार, घर, ऐसे ही एसेट्स को बनाते हैं जो कि उनके लिए पैसा तो नहीं लेके आता लेकिन एक लायबिलिटी लेकर आता है और खर्चे को बढ़ाता है। ऑथर कहते हैं कि रिच माइंडसेट हमेशा उन्हीं एसेट में पैसा खर्च करना प्रेफर करते हैं जो कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, और पुअर माइंडसेट ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से वो होल लाइफ गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक कॉलोनी में रहती थी। उस कॉलोनी में 2 घर थे। एक फैमिली अपने बैकग्राउंड से काफी रिच थी, उनके पास काफी ज्यादा इनकम थी। सेकेंड थिंग, उनके पास उनका कुछ ऐसा बिजनेस था जिसमें उनको शो शाइन करने की जरूरत थी, तो वो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखते थे। लेकिन जो पास में उनके पास जो दूसरी फैमिली थी वो हमेशा उनको कॉपी करती थी। उनको शो शाइन के चक्कर में जैसे वो लोग करते वैसे ही वो भी खर्च करते थे। अच्छा महंगा टीवी लेना, महंगा सोफा लेना, बड़ी गाड़ी लेना। इससे क्या हुआ, जो पहला घर था जिनके पास पेरेंटल इनकम थी, उनका बिजनेस ऐसा था जो कि शो शाइन नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी अर्निंग का 2 से 3% ही शो शाइन में लगाते थे। उनके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो भी उन्होंने अर्न किया उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन जो दूसरी फैमिली थी उसका जो भी अर्निंग थी वो सिर्फ शो शाइन में ही उसकी सारी खर्च हो गई, और उसने अपना पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया, सेव नहीं किया, और वो हमेशा गरीब के गरीब ही रह गए। तो ये डिफरेंस है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। पुअर माइंडसेट वाले लोग ऐसी ही गलती करते हैं। उनकी सैलरी तो 20,000 होती है लेकिन वो फोन 50,000 का लेते हैं। छोटी गाड़ी में उनका काम चल सकता है लेकिन वो हैवी लोन पर बड़ी गाड़ी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शो शाइन में बिलीव रखते हैं। लेकिन हमेशा रिच माइंडसेट वाले लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते टाइम वो ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट से उनको कितना बेनिफिट होगा, उस चीज को वो हमेशा कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड, अमीर मेंटालिटी वाले लोग पहले खुद पर खर्च करते हैं, बाद में वो और खर्चे करते हैं। इससे ऑथर कहते हैं कि जितने भी अमीर मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो अपनी अर्निंग का 20% पहले सेव करते हैं, बाद में जो उनके खर्चे हैं उसको करते हैं। अगर उनके पास उसमें उनका खर्चा नहीं निकलता है तो ऑथर कहते हैं सपोज आपने अपना 20% सेव कर लिया, बाकी जो पैसा बचा अगर आपका उसमें खर्चा नहीं निकलता है तो वो प्रेशर आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करेगा। आप मोटिवेट होंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप डिफरेंट आइडियाज लगाएंगे आप, और आपका माइंड इधर उधर दौड़ाएंगे कि किस तरीके से आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं, और आपके लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा और आप सेविंग भी कर पाएंगे और उसको अच्छे से खर्च भी कर पाएंगे। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी सैलरी आती है और सैलरी आते ही उनके खर्चे उनके सामने आ जाते हैं। वो पहले अपने सारे खर्चे करते हैं, सब उधार निकालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है उनकी सेविंग हो ही नहीं पाती। उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचता है कि वो उसको सेव करें, और सेव किया तो सेविंग के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग उस सेविंग में से कुछ % अपना इन्वेस्ट भी करते हैं। तो यही डिफरेंस है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में। अमीर मेंटालिटी वाले लोग हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहा गया है शार्पन द सॉ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टीवी में कभी भी फरारी का एड नहीं आता या किसी एरोप्लेन कंपनी का एड नहीं आता? क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है जो भी इतनी महंगी चीजें होती है उसका एड टीवी में क्यों नहीं आता? ज्यादातर पब्लिक हमारे टीवी ही देखती है, फिर भी वो एड टीवी में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि कंपनीज जानती हैं जो लोग ये प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अपना टाइम टीवी देखने में वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास में मोस्टली लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD किए होते हैं। उनको लगता है उन्होंने अपनी लाइफ की सारी ही नॉलेज गेन कर ली है, उनको और नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। वो 9 to 5 अपनी जॉब करते हैं, उसके बाद आके वो अपना टाइम टीवी में स्पेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन वो कुछ और नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा नॉलेज गेन करते रहते हैं। छोटे बिजनेसमैन भी, उनको ऐसा लगता है उन्होंने अपना बिजनेस किया, उसके बाद आके उनको रिलैक्स करना है। अगर उन्होंने कोई भी नॉलेज की वीडियो देखी या कोई भी बुक पढ़ी तो उससे उनके माइंड पे प्रेशर आएगा और उनको रेस्ट करने को नहीं मिलेगा, तो वो अपना टाइम टीवी देखने में, आराम करने में, रिलैक्स करने में स्पेंड करते हैं और नॉलेज नहीं लेते। रिच माइंडसेट हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं।
अगर हम बिल गेट्स का भी एग्जांपल लें तो बिल गेट्स भी एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रिटायरमेंट ले चुके हैं। चाहे तो वो भी आराम से रेस्ट करके टीवी देख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ही बुक्स को पढ़ते रहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं और अपनी उस नॉलेज को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। बुक पढ़ना, अच्छी वीडियोस को देखना जिससे आपको नॉलेज मिलती है, ये एक रिच माइंडसेट का सबसे अच्छा एक एग्जांपल है। अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं, इन बुक्स को रीड कर सकते हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड एंड 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इन बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके इन बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि अगर आप अपनी सैलरी का 20% सेव करते हैं, बाद में आप अपने खर्चे और जो भी उधार है उसको देते हैं, तो आप अमीरी की तरफ अपना एक पहला कदम बढ़ाते हैं। तो अगर आप अमीरी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को 20% सेव करना चाहिए। बाद में पैसा जो बचा है उसको आप खर्च करें, लेकिन पहले सेव करें और सेव किए हुए पैसे को कुछ % पार्ट को उसको आप इन्वेस्ट जरूर करें, सही जगह पर इन्वेस्ट करें जिससे कि आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई हो सके। थर्ड, आउटसोर्स। बहुत से लोगों की जब एक किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है, उनको लगता है एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो उनको लगता है कि अब तो मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ। जब वो ये कहते हैं, इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये कि वो अब आगे ग्रो करना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि उनको तो सब मिल गया और वो उसी कंपनी में काम करते रहते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, और डेडिकेशन के साथ काम करते करते उनको इंक्रीमेंट भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिलता, उससे उनकी अर्निंग भी बढ़ती है। लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करें, आपको अंदाजा लग जाएगा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से ही उनकी अर्निंग बढ़ रही है। तो क्या उसमें उन्होंने ज्यादा अर्न किया? वो मिडिल क्लास से क्या कभी रिच हो पाएंगे? नहीं, जितने खर्चे उनके बढ़ रहे हैं उतनी ही उनकी सैलरी बढ़ रही है। तो वो उस थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पाते और उनको लगता है कि अब तो मेरी लाइफ सेट है और मैं इसी कंपनी में काम करता रहूंगा। तो जैसे ही उनके प्रमोशन होता है, जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, तो वो एक इनक्रेडिबल अमाउंट में इंक्रीज होती है और इनक्रेडिबल अमाउंट में इंक्रीज होने की वजह से उनके माइंड में एक स्कार्सिटी आ जाती है। स्कार्सिटी से मतलब है कि वो सेविंग की तरफ उनका माइंड चला जाता है, उनको सेविंग स्किल उनकी डेवलप हो जाती है और वो उनको लगता है कि वो सेविंग कैसे करें। तो वो कभी सोचते हैं कि किस तरीके से बिजली का बिल बचाएं, किस तरीके से गैस का बिल बचा सकते हैं, या कहाँ कहाँ हम कंट्रोल करें तो हम सेविंग कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप सेव करके कभी रिच नहीं बन सकते। रिच मेंटालिटी वाले लोग जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 ही घंटे हैं और एक वो अकेले हैं, तो वो अपने कुछ काम आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना और ऑफिस के और भी जो भी टेक्निकल काम है वो उसको आउटसोर्स करते हैं और अपने टाइम को एक वैल्यूएबल काम में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उनकी इनकम मल्टीप्लाई हो। रिच मेंटालिटी वाले लोग जानते हैं कि बिना लोगों की हेल्प के वो आगे ग्रो नहीं कर सकते। वो चाहे उतना पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन वो अपने अंडर उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं। उनको पता है कि हाईली एजुकेटेड बंदा अपनी सैलरी अच्छी इंक्रीज करने के लिए कंपनी के साथ अच्छा खासा काम करेगा और कंपनी को एक हाइट पर लेके जाएगा और उसके बदले में कंपनी उनको उनका इंक्रीमेंट और उनकी सैलरी इंक्रीज करती है। जिस तरीके से इंक्रीज हो रही होती है सैलरी, उसी तरीके से आपकी सैलरी पर टैक्स स्लैब भी चेंज होता जाता है। तो आप एक तरीके से देखें, आपकी कंडीशन में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। रिच मेंटेलिटी वाले लोग जानते हैं कि अगर उनको ग्रो करना है तो उनको अपने काम को आउटसोर्स करना पड़ेगा, उनको और लोगों की हेल्प लेनी होगी, जिससे वो और लोगों को जॉब भी देते हैं और कंट्री को एक इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पे काम करते हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे काम आउटसोर्स कर दो और आराम से बैठ के टीवी देखो, उससे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप तब ग्रो करेंगे जब आप अपने टाइम को एक सही वैल्यूएबल जगह पर लगाएंगे और अपने आप को ग्रो करने के लिए लोगों की हेल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे। थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए ऑथर ने एक टेस्ट किया। उसमें उन्होंने 2 लोगों के बीच में $100 दिए। उन्होंने एक बंदे को बोला ये $100 आपको डिवाइड करने हैं आपस में, अगर आप दोनों सेटिस्फाइड हैं तो ये $1 आप दोनों को दे दिए जाएंगे, अदरवाइज इनमें से किसी को भी $1 नहीं मिलेंगे। तो एक बंदे को जिसको अपॉइंट किया था, जिसको कि डिवाइड करना था, उसने पहली बार में $50 अपने पास रखे, $50 सामने वाले बंदे को दिए, जिस कंडीशन पे दोनों ने एग्री किया और दोनों ने वो पैसे आराम से रख लिए। सेकेंड टाइम क्या किया, उस पहले बंदे ने अपने पास $60 रखे, सामने वाले बंदे को $40 दिए। इस कंडीशन पे भी सामने वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया और अपने पास रख लिए। थर्ड टाइम पहले बंदे ने अपने पास $70 रखे, सामने वाले बंदे को $30 दिए। उस कंडीशन पे सामने वाले बंदे ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसको लगा कि मैं कम क्यों लूं, इसको ज्यादा क्यों मिलेगा। जो कि ऑथर ने ये टेस्ट कई लोगों पे किया, कई अलग अलग कंट्रीज के लोगों पे किया,
तो इससे ऑथर को ये पता चला कि लोगों के अंदर एक कंपैरिजन होता है कि इसको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया, तो इससे अच्छा मुझे भी नहीं मिलेगा और इसको भी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन पे लोग ना ही अपना फायदा करते ना ही दूसरे का। लेकिन ऑथर इसमें ये कहते हैं कि इस कंडीशन पे वो सामने वाले बंदे को पैसे रख लेने चाहिए थे, क्योंकि वैसे भी उसको कुछ मिलना तो था नहीं। अगर उसको $30 भी मिल रहे थे तो उसमें उसका क्या जा रहा था। ऑथर कहते हैं अगर कोई समझदार इंसान है, कोई रिच मेंटालिटी वाला बंदा है, कोई अच्छा इंटेलिजेंट बंदा है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो अपने पास उन रुपए को रखेगा। और क्योंकि वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बार बार क्रिएट कर सकता है, तो वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके बहुत सारे पैसे अपने लिए अर्न कर सकता है। तो ऑथर कहते हैं कि कभी भी आप विन लूज या लूज लूज में बिलीव ना रखें, हमेशा विन विन में बिलीव रखें। आपको कुछ नहीं मिल रहा था, उससे अच्छा है कुछ तो मिल रहा है, तो इससे बेटर है कि आप किसी चीज में किसी को चिढ़ के कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए, ऐसी थिंकिंग ना रखें। इस वीडियो में मैंने आपको 5 डिफरेंस बताए हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के। पहला है फर्स्ट असेट देन कंफर्ट, सेकंड पे योरसेल्फ फर्स्ट, थर्ड आउटसोर्स, फोर्थ इंप्रूव योर स्किल्स, थिंक विन विन। आपको क्या लगता है ऑथर की कही गई बातों को यूज करके क्या आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।